ऐसे दोस्त जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं उन्हें फ्रेनेमी यानी यार दुश्मन कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 1953 में किया गया था और उस वक्त अमेरिका के गॉसिप कॉलमिस्ट वॉल्टर विंचेल ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, हाउस अबाउट कॉलिंग द रशियंस आवर फ्रेनेमीज। एक रिसर्च के मुताबिक फ्रेनेमी उन लोगों की तुलना में ज्यादा नुकसानदायक होते हैं जिनसे हम बिना किसी वजह के नफरत करते हैं। डीएनए में हमारा आज का पहला विश्लेषण भारत के एक ऐसे ही दुश्मन पर आधारित है जो खुद को एक तरफ भारत का दोस्त कहता है लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनी निभाते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंपता है, और इस देश का नाम है चीन। दोस्ती की आड़ में चीन ने भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदलने की गुस्ताखी की है। आप ये भी कह सकते हैं कि चीन ने अपने नक्शे में भारत के इलाकों का चाइनीजकरण कर दिया है। इस विश्लेषण को समझाने के लिए आपको इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको याद होगा 6 अप्रैल को हमने दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विश्लेषण किया था। उस वक्त हमने आपको जानकारी दी थी कि दलाई लामा के अरुणाचल दौरे से चीन में कूटनीतिक भूकंप आ गया था, जिसके बाद चीन ने भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहने की भी हिदायत दी है। चीन के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उसने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के चाइनीज नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में बसा प्रांत है जिस पर चीन अपना दावा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहकर संबोधित करता है। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे से बौखलाए चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और रोमन भाषा में जारी किए हैं, क्योंकि अपने दावों के तहत चीन इन सभी जगहों का औपचारिक नाम अपने मन के मुताबिक समझता है। रोमन भाषा में इन 6 स्थानों के नाम वोग्यन लिंग, मिलारी, कोई देंगोराबुरी, मैनकुका, बूमोला और नमका पबरी हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ और स्थानों के नामों को भी चीन की भाषा के आधार पर स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा है कि ये सभी नाम इतिहास, संस्कृति और प्रशासन के नजरिए से अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे की पुष्टि करते हैं। हालांकि आज भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन को स्पष्ट जवाब देते हुए कहा है कि नाम बदलने से या नए नाम खोजने से किसी क्षेत्र को वैध से अवैध नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी है जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। इस बात की गुंजाइश है कि चीन अगले कुछ महीनों में अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम बदलने के साथ साथ पुराने और जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर इन शहरों से हजारों साल पुराना अपना नाता दिखाने की कोशिश करे, और इसके लिए चीन अलग अलग सर्च इंजन्स पर दबाव भी बना सकता है। चीन की यह कोशिश होगी कि वो अरुणाचल प्रदेश के नए नामों को किसी भी तरह अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मैप्स में रेखांकित करे। इससे चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा साबित करने में आसानी होगी। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि गूगल मैप्स या ऐसी दूसरी मैपिंग वेबसाइट्स पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाने से इस पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी, लेकिन यह एक भ्रम है और ऐसा कभी नहीं होता। गूगल या अन्य प्राइवेट कंपनियों के मैप्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी हिस्से के नामकरण या मानक या स्टैंडर्ड नहीं है। अगर किसी हिस्से को किसी भी जगह का नाम बदलना है, किसी भी देश को किसी भी जगह का नाम बदलना है, तो उसे यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को सूचित करना पड़ता है। यूएन के नियमों के मुताबिक टोपोग्राफर्स यानी स्थल का दौरा करने वाले लोग उस जगह पर जाकर उस नाम की जांच करते हैं जिनसे स्थानीय लोग वाकिफ होते हैं। कई मौकों पर यूएन की टीम वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात करके उनसे आसपास के इलाकों और उनके नाम से संबंधित तमाम जानकारियां इकट्ठा करती है, और सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस के नेम्स ब्यूरो के पास भेजा जाता है, जिसके बाद यूएन की टीम ये जांच करती है कि ये नाम उस स्थान के आधिकारिक नाम से मेल खाता है या नहीं। और जब सभी अधिकारी उस जगह के नाम की स्पेलिंग को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं, तब जाकर किसी जगह का आधिकारिक नाम फाइनल होता है। इसे यूएन के मुताबिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्योग्राफिकल नेम्स कहा जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश के जिन 6 स्थानों के नाम को चीन ने स्टैंडर्डाइज किया है, वो
यूनाइटेड नेशंस के मानकों पर खरा नहीं उतरता। वैसे आपको बता दें कि विवादित क्षेत्रों को नया नाम देने का खेल चीन आज से नहीं खेल रहा, बल्कि ये उसका बड़ा पुराना खेल है। इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र को चीन ज़ेशा आइलैंड्स कहता है। साउथ चाइना सी में मौजूद स्प्रेटली आइलैंड्स को वो नानशा आइलैंड्स कहकर पुकारता है, जबकि जापान के साथ विवादित डायोयू आइलैंड्स को चीन ने सेंकाकू आइलैंड्स का नाम दिया हुआ है। अब आपको चीन के पूरे खेल के बारे में समझाते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों का नाम बदलने के पीछे चीन की साजिश कुछ और है। इसके लिए मैं कुछ तस्वीरों की मदद लेना चाहता हूं और आप भी इन तस्वीरों को आज ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में आप जिस ट्रक को देख रहे हैं वो भारत और चीन की सीमा से सटे इलाके की है, जिसमें चीन की सेना के ट्रक साफ देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर सीमा के इस पार से यानी भारत की तरफ से खींची गई है। दूसरी तस्वीर भारत की सीमा में दाखिल होने वाले चीन के सैनिकों के सामान की है। चीन के सैनिक अक्सर खाने पीने के सामान के खाली पैकेट्स और बॉटल्स फेंक देते हैं और इन पर चीन की भाषा लिखी हुई होती है। तीसरी तस्वीर में आप भारत की सीमा में अपने घोड़ों के साथ चीन के सैनिकों को देख सकते हैं। और चौथी तस्वीर उन 2 हेलीकॉप्टर्स की है जो चीन की सेना के हैं। इन हेलीकॉप्टर्स ने भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन अक्सर ऐसे इलाकों में घुसपैठ करता है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो इलाके होते हैं जिन्हें चीन जानबूझकर विवादित बनाना चाहता है, ताकि भारत का ध्यान लद्दाख में चीन के कब्जे वाले इलाके अक्साई चीन से हट जाए और भारत जल्द से जल्द अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद को सुलझाने की पहल करे। ये एक तरह से चीन की ब्लैकमेलिंग है जिसे समझने की जरूरत है। और इसके लिए आज हम आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां चीन के सैनिक हर साल भारत में सबसे ज्यादा बार घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ करने के लिए ये उनकी मनपसंद जगह है। ये जगह देश की राजधानी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर है। मैं उत्तराखंड के बाराहुती इलाके की बात कर रहा हूं, जहां चीन की सीमा के बिल्कुल करीब भारत की आखिरी पोस्ट रिमखिम है। बाराहुती पर भी चीन अपना दावा करता है और बार बार इन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। रिमखिम पोस्ट से लगे बाराहुती के इलाके को चीन अपनी भाषा में वू जी कहता है। बाराहुती के इसी इलाके से मैकमोहन रेखा गुजरती है। यह चीन और भारत की सीमा रेखा है। हालांकि चीन की सरकार इसे भी विवादित मानती है। बाराहुती के इन इलाकों में हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में चीन के सैनिक देखे जाते हैं। हालांकि हमारे जवानों के कड़े विरोध के बाद उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वर्ष 2007 से 2016 तक बाराहुती के इलाकों में चीनी सैनिकों ने 40 से ज्यादा बार घुसपैठ की है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घुसपैठ चीन का वो तरीका है जिसकी मदद से वो भारत का ध्यान भी भंग करना चाहता है और दुनिया को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के मुद्दे पर भ्रमित भी करना चाहता है। इसलिए चीन को एक्सपोज करने के लिए हमारी टीम ने बाराहुती में आईटीबीपी के उस रिमखिम पोस्ट पर जाने का फैसला किया, जहां आज से पहले कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंचा है। ये इलाके इतने गोपनीय हैं कि आपको इंटरनेट पर भी इनकी तस्वीरें नहीं मिलेंगी और इसीलिए यह विश्लेषण आपको ध्यान लगाकर देखना चाहिए। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की है और इस पूरी रिपोर्ट में हमने खास तौर पर यह ध्यान रखा है कि इस रिपोर्ट से भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत की सीमा के पास चाइनीज ट्रक, भारत की सीमा में चाइनीज सामान, भारत की सीमा में अपने घोड़ों के साथ चीन के सैनिक, भारत की सीमा में चीन के हेलीकॉप्टर।
बाराहोती, उत्तराखंड, भारत का वो इलाका जहां चीन हमेशा चालाकी करने की फिराक में रहता है। दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर देश की आखिरी पोस्ट रिमखिम। बर्फीले पहाड़ों से घिरी इस पोस्ट को हम करीब से देखना चाहते थे। हम भारत और चीन की सरहदों की हिफाजत करने वाले रिमखिम पोस्ट पर तैनात इन जवानों से मिलना चाहते थे, क्योंकि ये वो पोस्ट है जो चीनी सेना के सामने हमेशा चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। आपने भारत और चीन सीमा पर स्थित उन इलाकों के बारे में काफी पढ़ा और सुना होगा जिन इलाकों में आए दिन चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं। आज हम आपको पहली बार उस इलाके में ले जा रहे हैं जिसे आप पहली बार टीवी पे देखेंगे। ये वो इलाके हैं जहां जवानों को छोड़ करके किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। चीन की सीमा पर स्थित बाराहोती इलाके में ही रिमखिम पोस्ट है, लेकिन 80 स्क्वायर किलोमीटर के इस पूरे इलाके पर चीन अपना दावा करता है। यह भारत और चीन सीमा पर बनी एक ऐसी पोस्ट है जहां पहुंचना बेहद कठिन काम है। इन इलाकों में पूरे साल बर्फ जमी रहती है और भारत चीन सीमा से काफी पहले सड़कें आपका साथ छोड़ देती हैं। इन दुर्गम रास्तों से चलते हुए जवान बड़ी मुश्किल से अपनी पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। इन इलाकों तक आना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। इन इलाकों की जो निगरानी है वो ITBP करती है और इन इलाकों में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल सियाचिन की तरह दिखेंगे। कई ऐसी पोस्ट है जो काफ़ी हाइट पर है, कुछ पोस्ट 14,000, 15,000 और कुछ 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ऐसे वक्त में ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है ये लाइफ लाइन है, क्योंकि ये इलाके 6-7 महीने तक पूरी तरह कट ऑफ हो जाते हैं, रोड होती नहीं है और रोड से यहाँ तक जाना कई घंटे कई दिन लग जाते हैं। और ऐसे वक्त में इसी के जरिए जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई की जाती है। सड़कें हैं वो आपको बहुत बुरी हालत में दिखेंगी। इन पहाड़ों पर सड़कें बनाना, उनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार यहाँ पर सड़कें ख़राब हो जाती हैं, चाहे बारिश हो या तमाम तरीके के यहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो भी आते रहते हैं। और इस वजह से यहाँ तक आना और अपनी ड्यूटी करना उन जवानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली से करीब 2.5 घंटे का सफर तय करके हम आखिरकार रिमखिम पोस्ट पर पहुंचे। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसी रिमखिम पोस्ट 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां दिन का तापमान 0 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक चला जाता है और रात में -20 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेलना पड़ता है। भारत चीन सीमा पर हम आ पहुंचे हैं देश की आखिरी पोस्ट रिमखिम पे। ये ITBP की पोस्ट है और आप मेरे सामने देखें तो यहाँ आपको तिरंगा दिखेगा और कहीं ना कहीं इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए यहाँ जवान दिन रात 24 घंटे पूरे साल देश की सरहदों की निगरानी करते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ का मौसम बेहद ख़राब है और यहाँ पर रुकना और इन इलाकों में ड्यूटी करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। और इस पूरे इलाके को आप देखें तो इस पहाड़ के ठीक उस पार चीन है, बिल्कुल ये चीन की सीमा से सटे इलाके हैं। और दूसरे तरफ देखें तो काफ़ी बर्फ़ है इस वक्त में, जबकि यहाँ बर्फ़ आपको अभी कम दिख रही है, लेकिन साल के ये 6 महीने यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती है और इन इलाकों में यहाँ पर रुकना और यहाँ ड्यूटी करना काफ़ी मुश्किल होता है। किस तरीके से आप लोग ड्यूटी करते हैं? हाँ, किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती है यहाँ? सर, ऑक्सीजन की कमी है। जब हम गश्त के लिए जाते हैं तो यहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, तो इसमें सांस फूलती है, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए कि यहाँ पेड़ पौधे तो हैं नहीं, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो गश्त के लिए जाते हैं और किसी तरह गश्त करके आते हैं। पर हमें यही खुशी होती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये इलाके बेहद संवेदनशील हैं। सामने चीन है और चीनी सैनिकों की इन इलाकों पर हमेशा नजर रहती है। ऐसे में इन जवानों को हर वक्त चौकस रहना होता है।
चीन के इलाकों में जब भी घुसपैठ होती है, चीनियों को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चीनियों को हिंदी समझ नहीं आती और हमारे ज़्यादातर जवानों को चाइनीज़ बोलने नहीं आती। और ऐसे में इस तरीके का बोर्ड रिमखिम के पोस्ट पर हमेशा तैयार रखा जाता है। कई अलग अलग तरीके के यहाँ बोर्ड तैयार रखे गए हैं। अगर आप दूसरा बोर्ड देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, इन स्पिरिट ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी वी आर गोइंग बैक, यू आल्सो शुड गो बैक। कन्विंस किया जाता है चाइनीज़ को। चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ है कि हम तो इस एरिया से वापस जा ही रहे हैं, आप भी वापस चले जाइए, क्योंकि इन एरिया में 12 किलोमीटर का एक एग्रीमेंट तैयार रखा गया है, जिसमें कोई भी दोनों पोस्ट वहाँ पर अपनी किसी तरीके के बंकर या पोस्ट नहीं बना सकते। और जब भी हमारे जवान पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो इस तरीके से जब भी उनको मिलता है कि वहाँ चाइनीज़ हैं या उनकी कोई टुकड़ी आई है, तो उनको इस तरीके से समझाया जाता है और कहा जाता है कि विवाद ना बढ़ाइए। ये जो बोर्ड है कितना काम आता है? ये सर SRP में है, जब चाइना हमारी ओर आता था उस समय काम आता है सर। तो क्या जब आप लोगों को जिसे चाइनीज़ नहीं आती, उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो ये बोर्ड कितनी मदद करता है? ये बोर्ड के द्वारा चाइना को बताया जाता है कि आप वापस जाओ। यहाँ कितने कितने दिनों पे आप लोगों का आमना सामना होता है? आमना सामना जैसे विंटर में तो बहुत कम होता है, और समर में महीने या 15 दिन में वो आते रहते हैं। रिमखिम पोस्ट के आसपास के इन इलाकों में ITBP ने कई ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए हुए हैं, जहां से सरहद पर नजर रखी जाती है। बाराहोती के इन इलाकों को पार करने के बाद चीन के इलाके का आखिरी गांव है, जिसका नाम है दापा। चीन ने दापा तक पक्की सड़कें बना रखी हैं और चीनी सैनिक भारी गाड़ियों के साथ सीमा के बिल्कुल नजदीक बहुत आराम से आ जा सकते हैं। पूरे इलाके को बाराहोती का भी इलाका माना जाता है। और अगर इस पहाड़ को आप पार करेंगे तो बाराहोती के बड़े घास के मैदान मिलेंगे। 80 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है और यही एरिया एक विवाद का एक केंद्र बना हुआ है, क्योंकि चीनी सैनिकों ने जानबूझ करके इसको डिस्प्यूटेड क्रिएट किया हुआ है। और अक्सर जब भी आप इन्फ्लिट्रेशन की खबरें सुनते हैं, मोस्टली अगर आप भारत चीन सीमा के किसी भी इलाके की बात करें और सबसे ज़्यादा अगर कहीं घुसपैठ की कोशिश होती है तो ठीक इस जगह पे होती है। हालांकि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, सरहद की रखवाली करने वालों को हर चुनौती स्वीकार है। आप बताइए कि आप लोग कैसे यहाँ ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी दूर दराज के इलाके, यहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक। आप कैसे जाते हैं वहाँ पर? सर यहाँ पे ये है कि ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल है। आप देख ही रहे होंगे, यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ। प्लस यहाँ ये है कि सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत पड़ती है हम लोगों को। फिर भी ये है कि एक हिमवीर के नाते हम यहाँ पे अपना पूरा काम करते हैं। जितने ड्यूटियाँ हो वो हम पूरे करते हैं। LRP SRP यहाँ करीबन महीने में 4 बार तो SRP होती है। हम जाते हैं, हम आगे चाइना बॉर्डर तक जाते हैं और अपनी रैकी करके अपने देश को हम अपने ढंग से बचाते हैं और उनकी हम रक्षा करते हैं अपने देश की। रिमखिम पोस्ट के इन जवानों के लिए यह दिन बेहद खास है, क्योंकि इस पोस्ट पर पहली बार भारत सरकार का कोई मंत्री इनसे मिलने आया है। रिमखिम पोस्ट को आज तक आपने कभी इसकी किसी तरीके की तस्वीर नहीं देखी होगी। अपने आप में ये खास जगह है और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं, जो इस रिमखिम पोस्ट पर आए हुए हैं और ये पहली बार होगा जब देश का कोई मंत्री ऐसे इलाकों में आया होगा। हम बार बार इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए रुकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। सर, हम देखते हैं कि लगातार आप ऐसे इलाकों में जाते हैं। हमने पहले भी देखा था, चूना पोस्ट की हमने रिपोर्टिंग की थी, उन इलाकों में आप गए थे। रिमखिम तक आना, जब ऐसे वक्त में रुकना भी काफ़ी मुश्किल है, किस तरीके से यहाँ जवान यहाँ ड्यूटी करते हैं और आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया कि ऐसे इलाकों में आप आएंगे? मैं तो लगभग पिछले 3 साल से ऐसे इलाकों में जाते रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो आप जहाँ पे खड़े हैं, ये रिमखिम पोस्ट 2 जो है अपर वाला है, और यहाँ ITBP के कैंप और साथ में आर्मी के साथ साथ कैंप है और यहाँ से पेट्रोलिंग वगैरह करता है। बहुत ऊंचा एल्टीट्यूड है, इसके ऊंचाई इतना है कि यहाँ सांस लेने में दिक्कतें हो रहे हैं। अभी तो कंटिन्यूसली कुछ दिनों से धूप दे रहे हैं, मौसम क्लियर है तो बर्फ़ पिघल गई, नहीं तो ये जो जितने भी टेंट आप देख रहे हैं ये सब बर्फ़ के अंदर में दबा रहता है। जो जिस तरीके से हमारे ITBP के आर्मी के लोग जो काम करते हैं वो बाकी देशवासियों को इसका जानकारी नहीं है और वो महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो उनका अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ किस परिस्थिति में लोग देश का सेवा करते हैं। आप मोदी सरकार में से सबसे फिट मंत्री माने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपकी फिटनेस है इस वजह से आप ऐसी पोस्ट पर आ पाते हैं? क्योंकि
यहाँ तक आना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, वो ऐसे है ना, सब तो आ नहीं सकते यहाँ पे, और रात को आकर के इनके बीच में रहना, कल मैं फिर औली में रहा, रात गुजारना, फिर इनके साथ में चलना फिरना, यहाँ आम आदमी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए तकलीफ है। हालांकि यह भी एक कड़वा सच ही है कि जहां चीन ने सीमा से सटे अपने इलाकों में काफी तेजी से विकास किया है, वहीं आजादी के 70 वर्षों में हम सुमना से रिमखिम पोस्ट तक सिर्फ 14 किलोमीटर की सड़क का काम भी अब तक पूरा नहीं कर पाए। इलाकों की बात करें और स्ट्रेटजिक लिहाज से अगर हम कहें कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए हमें। ये जो जहाँ हम खड़े हैं रिंकिंग अपर में, इसके जस्ट 5-6 किलोमीटर पर तुंजम नाला है, उसके पीछे चना शुरू हो जाता है। और यहाँ परसेप्शन लाइन जो है वो थोड़ा दोनों देशों की जो है अलग-अलग है, तो इसलिए जहाँ पर जो है परसेप्शन लाइन चेंज होती है तो वो एरिया थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम भी कहते हैं हमारा एरिया, तो वो कहते हैं, तो फिर दोनों परसेप्शन के हिसाब से फोर्स में जो है उस एरिया में अपने जैसे भी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है या उनका कैसे हैंडल करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको डोमिनेट करते हैं। चीन ने बाराहोती के इन इलाकों का नाम वूजी रखा है। चीनी सैनिक हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में इन इलाकों में देखे जाते हैं और हमारे इन जवानों के कड़े विरोध के बाद वो वापस जाते हैं। ये सिलसिला हर साल चलता है और इन सब के पीछे चीन की सिर्फ यही नियत है कि वो इस इलाके को विवादित बनाए रखे और भारत का ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से हटाया जा सके। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, रिमखिम, उत्तराखंड।